Hello students, good morning. We have read the third lesson in the previous video, the US hegemony in world politics, and now we will start the fourth lesson, alternative centers of powers. So first of all, European Union, it is the union of European countries, and first, we will read about Marshall Plan. After the Second World War, European states' infrastructure and economy declined continuously. Under the Marshall Plan, the USA provided financial help to revive European economy. इसमें क्या है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो यूएसए ने एक मार्शल प्लान के तहत एक योजना बनाई थी या एक प्लान दिया था। उसमें क्या था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके दौरान ही जो यूरोपियन कंट्रीज के थे, यूरोपियन स्टेट्स थे, उनकी जो हालात थी, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और उनकी इकोनॉमी थी वो काफी डिक्रीज हो गई थी, लगातार नीचे की जाती जा रही थी। तो यूएसए ने मार्शल प्लान के तहत क्या किया था, उनको फाइनेंशियल हेल्प देने की सोची थी। तो उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प दिया था, यानी कि जो आर्थिक सहायता थी वो दी थी यूरोपियन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आई जो इकोनॉमिक गिरावट जो आई थी उसमें ये यूरोपियन यूनियन जो थी उसके जो स्टेट्स थे उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में गिरावट आई थी उसको हेल्प करने के लिए अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत उनकी इकोनॉमिक हेल्प की थी। सेकंड है, अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसको OEEC वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। 1948 में क्या हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का, जिसको 1948 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये सब मार्शल प्लान के तहत ही किया गया था। फिर इन 1949 द काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टैब्लिश्ड एंड स्टेप फॉरवर्ड इन पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन। तो 1949 में क्या हुआ था, काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टैब्लिश की गई थी, इसलिए पॉलिटिकल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए काउंसिल ऑफ यूरोप की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी, 1949 में। उसके बाद है इन 1957 फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, फॉर्मेशन हुई थी इसकी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की, ये 1957 में की गई थी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आफ्टर कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन 1992, सोवियत संघ जो था उसके विघटन के बाद 1992 में क्या किया गया था, यूरोपियन यूनियन जो थी वो बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 1992 में। The European Union has its own foreign and security policy। यूरोपियन यूनियन ने खुद अपनी विदेशी और जो सिक्योरिटी पॉलिसी थी उसको बनाया था, अपनी विदेश नीति को और सिक्योरिटी को खुद तैयार किया था। कोऑपरेशन ऑन जस्टिस, न्याय पर सहयोग करने के लिए, एंड सिंगल करेंसी, और सभी ने ये यूरोपियन यूनियन में जितने भी स्टेट शामिल थे सभी ने एक ही करेंसी रखने का फैसला लिया था। उसके बाद द यूरोपियन यूनियन हैज चेंज्ड फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। यूरोपियन यूनियन ने जो क्या किया था, जो इकोनॉमिक यूनियन थी उसको चेंज कर दिया था इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। राजनीति को बढ़ावा देने के लिए अपनी इकोनॉमिक यूनियन जो है उसको उन्होंने चेंज कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 8 इन 2003 यूरोपियन यूनियन ट्राई टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द EU बट फेल्ड। 2003 में यूरोपियन यूनियन ने अपना
अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहा। और जो यूरोपियन यूनियन के जितने भी स्टेट्स थे सभी के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वो फेल हो गया था। अब है फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की फीचर्स क्या थी? द EU हैज गुड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। जो इकोनॉमिक ये यूरोपियन यूनियन थी उसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस जो था वो बहुत ही अच्छा था, यानी कि वो आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, और अगर मिलिट्री का प्रभाव देखें उसका तो वो भी अच्छा था। उसके बाद है द EU इज द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी विद ए GDP ऑफ मोर देन $12 ट्रिलियन इन 2005। जो यूरोपियन यूनियन थी उसका जो इकोनॉमी लेवल देखा जाए तो वर्ल्ड में बिगेस्ट माना जाता है, और उसका जो इकोनॉमिक लेवल है उसमें क्या है कि 12 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा था उसका 2005 में। अगर उसकी GDP को देखते हैं तो 12 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा था 2005 में। उसके बाद है यूरो कैन बी डेंजरस फॉर US डॉलर। यूरो जो है वो कैन बी डेंजरस फॉर US डॉलर, US डॉलर के लिए खतरा बन सकता था। यानी कि अगर US डॉलर को कोई भी कंपटीशन देने वाला था तो यूरो ही था, और यूरो जो था यूरोपियन स्टेट्स की करेंसी थी। यूरोप की जो करेंसी थी वो यूरो ही थी। उसके बाद है इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज 3 टाइम्स लॉन्गर देन दैट ऑफ द US। इसका जो हिस्सा था वर्ल्ड ट्रेड में 3 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ द US। USA के वर्ल्ड ट्रेड से 3 गुना ज्यादा था, यानी कि इसका जो वर्ल्ड ट्रेड था वो भी बहुत ही ज्यादा था। ब्रिटेन एंड फ्रांस परमानेंट सीट्स इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। हमारा यूएनओ जो ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसके जो परमानेंट मेंबर हैं वो 5 कंट्रीज हैं। 5 कंट्रीज में जो ब्रिटेन और फ्रांस ये यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर हैं, तो ये UN में भी परमानेंट सीट इनकी बनी हुई है। अगर हम 5 मेंबर्स की बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, तो सिक्योरिटी काउंसिल में एक तो USA, USSR मतलब रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ये 5 कंट्रीज हैं जो UN के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके परमानेंट मेंबर हैं। तो ब्रिटेन और फ्रांस परमानेंट मेंबर होने की वजह से जो EU है वो काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। उसके बाद है इस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री इज सेकंड टू द US। अपनी मिलिट्री पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला US है। अगर दूसरे नंबर की बात की जाती है तो उसमें EU का ही नंबर आता है, यूरोपियन यूनियन का ही नंबर आता है जो अपनी मिलिट्री पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। उसके बाद है दे हैव 550 न्यूक्लियर वेपन्स। अगर परमाणु हथियारों की बात करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं, तो इनके पास 550 वेपन्स जो है वो अभी फिलहाल हैं। दे ऑक्युपाई सेकंड प्लेस इन स्पेस एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। और अगर इसकी EU की बात करते हैं तो EU की बात करते हैं तो इसमें जो स्पेस कम्युनिकेशन की कंपटीशन की बात करें तो स्पेस और कम्युनिकेशन के मामले में भी जो इसका नंबर आता है वो सेकंड पोजीशन पर आता है। यानी कि ये स्पेस के मामले में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मामले में दूसरे नंबर पर मानी जाती है। इसके बाद में लिमिटेशन एंड कंट्रोवर्सी। So controversy regarding to include new member states, सोवियत यूनियन स्टेट्स। जैसा कि सोवियत यूनियन स्टेट्स जो थे वो डिसइंटीग्रेट हो चुके थे,
तो ईयू में शामिल करने के लिए कंट्रोवर्सी बनी हुई थी कि उनको ईयू में शामिल किया जाए या नहीं। तो उस पर जो सभी देश थे ईयू के, वो सारे के सारे पॉजिटिव नहीं थे, सहमति नहीं दे रहे थे। तो इसके लिए उनमें कंट्रोवर्सी बनी हुई थी। उसके बाद नॉट एवरी कंट्री वांट्स दैट देयर करेंसी विल बी यूरो, कि कोई भी कंट्री जो है, सारे के सारे जो भी ईयू के मेंबर थे, वो सारे के सारे कंट्री जो थे वो कॉमन करेंसी यूरो के पक्ष में नहीं थे। सब ये सोचते थे कि भाई हम भी यूरो को नहीं अपनाएंगे, कॉमन करेंसी को नहीं अपनाएंगे। वो अपनी खुद की करेंसी जो है उसको अपनाना चाहते थे। उसके बाद है इट्स मेंबर स्टेट्स हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस पॉलिसीज। इसके जो मेंबर थे ईयू के, वो अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहते थे और दूसरा अपनी खुद के जो फॉरेन रिलेशन थे वो बनाना चाहते थे। एग्जाम्पल दिया है, जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, उन्होंने इराक इन्वेंशन के टाइम पर क्या किया था, उन्होंने अमेरिका का साथ दिया था। यानी कि जो टोनी ब्लेयर थे वो अमेरिकन फेवर में थे जब उन्होंने 2003 में इराक इन्वेशन में पार्टिसिपेट किया था। और जर्मनी और फ्रांस जो थे वो अमेरिकन पॉलिसी के खिलाफ थे कि भाई उन्होंने इराक पर अटैक क्यों किया। तो नेक्स्ट है ब्रिटेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केप्ट द ब्रिटेन आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। ब्रिटेन के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपने आप को यूरोपियन मार्केट से बिल्कुल अलग रखा था। उसके बाद है डेनमार्क एंड स्वीडन हैव रजिस्टर्ड द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। जो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी थी उसमें डेनमार्क और स्वीडन जो है वो उसका विरोध करते हैं और एडॉप्शन ऑफ द यूरो एंड द कॉमन यूरोपियन करेंसी, और वे यूरोपियन करेंसी या फिर यूरो के खिलाफ थे, यूरो को नहीं अपनाना चाहते थे। ना तो उन्होंने मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी का पालन किया, ना ही वो यूरो को अपनाना चाहते थे, ना ही वो कॉमन यूरोपियन करेंसी को अपनाना चाहते थे। उसके बाद है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको आसियान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसियान। एशियन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967। जो आसियान था वह 1967 को एस्टैब्लिश किया गया था और स्टार्टिंग में 5 कंट्रीज जो थे वो इसके मेंबर थे। 5 कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया था। और इसमें कौन कौन था 5 कंट्रीज में? इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। और इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन को गा करके इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद 5 कंट्रीज और आ गए थे, इसमें आसियान में शामिल हो गए थे। और वे 5 कंट्रीज कौन कौन से थे? ब्रूनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओपीडिया, म्यांमार जो बर्मा के नाम से जाना जाता था, एंड कंबोडिया। तो अब इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 10 हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव यानी कि इसके जो उद्देश्य थे इसको एस्टैब्लिश करने के, वो कौन कौन से थे? पहला, टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म कन्फ्रंटेशन। जो टेरिटोरियल जो सीमा विवाद है या एरिया वाइज जो झगड़े हैं उनको वो आर्म कन्फ्रंटेशन में, युद्ध में नहीं बदलने देंगे, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं होने देंगे। उसके बाद टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। जो सामाजिक उन्नति है और सांस्कृतिक विकास है उसके बल पर या उसी के सहारे क्या करना है? एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ावा देना है। उसके बाद है टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। जो एरिया वाइज शांति स्थापित करने की बात है, तो यहाँ पर आसियान ने एक प्रयास ये किया था कि भाई यहाँ पर रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को बनाए रखा जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है टू क्रिएट फ्री ट्रेड एरियाज फॉर इन्वेस्टमेंट
लेबर एंड सर्विसेज। फ्री ट्रेड एरिया शुरू किया गया था, इसके लिए इन्वेस्टमेंट लेबर एंड सर्विसेज देने के लिए। यूएस एंड चाइना हैव ऑलरेडी साइंड एफटीए मींस फ्री ट्रेड एरियाज। तो यूएस चाइना ने पहले से ही एफटीए को साइन कर दिया था आसियान के साथ। और इंडिया साइन विद 2 कंट्रीज, इंडिया ने भी 2 कंट्रीज के साथ एफटीए को साइन किया था, और वो 2 कंट्रीज थे सिंगापुर एंड थाईलैंड। इसके बाद आता है इन 2003 में क्या होता है, जो आसियान था, आसियान कम्युनिटी ने 3 पिलर्स को एस्टेब्लिश किया था। वो 3 पिलर्स कौन से थे वो देखते हैं। तो फर्स्ट है द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी सॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड नॉट टू एस्केलेट इनटू आर्म कन्फ्रंटेशन एंड आल्सो प्रमोट रीजनल पीस। तो इसमें क्या कहता है कि इसमें ये है कि जो आसियान कम्युनिटी है, आसियान कम्युनिटी जितने भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, जितने भी एरिया वाइज झगड़े हैं, कोई भी एरिया से रिलेटेड झगड़ा है, उसको शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया जाए, बातचीत के द्वारा निपटाया जाए, और वो कोई भी आर्म कन्फ्रंटेशन में उसका बदलाव ना हो, यानी कि किसी का भी युद्ध की जरूरत ना पड़े। इसलिए सारी जो दिक्कत है उसको बातचीत के द्वारा सॉल्व किया जाए, और जो रीजनल पीस होती है उसको प्रमोट किया जाए। क्योंकि जब बातचीत से सारा मामला सुलझ जाता है तो झगड़ा करने की या युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जब युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो रीजनल पीस जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप बनती चली जाएगी। उसके बाद है द आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। जो आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी है उसमें क्या है कि कॉमन मार्केट फॉर आसियान कंट्रीज एंड प्रोड्यूस गुड्स। इकोनॉमिक कम्युनिटी जो बनाई गई उसका रीजन क्या था, उसका एम क्या था, तो उसका यही था कि भाई कॉमन मार्केट जो भी आसियान कंट्रीज के लिए दी जाए, जहां पर वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। उसके बाद है द आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, ये बना दी गई। आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था कि जो आसियान है वो इंक्रीज करना चाहता था अपने जो मेंबर कंट्रीज थे वहां पर सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट को वो देखना चाहता था, यानी कि जो सामाजिक विकास है या सांस्कृतिक विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया था, सोशियो कल्चरल कम्युनिटी की स्थापना की थी। उसके बाद है आसियान विजन 2020। तो 2020 आसियान विजन क्या था, इज रैपिडली ग्रोइंग एज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद द विजन 2020 इंक्लूडिंग। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई थी। तो फर्स्ट है एन आउटवर्ड लुकिंग रोल इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी के रूप में देखा जा रहा था। उसके अलावा टू एनकरेज नेगोशिएशन और कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। तो जितने भी रीजन में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, उसको समझौता करवाने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उसको मतलब सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उसके बाद है टू कंट्रोल टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा और उनको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया है कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, कंबोडिया का जो झगड़ा था, इट्स टाइम और क्राइसिस, एनुअल डिस्कशन ऑन ईस्ट एशियन कॉर्पोरेशन थ्रू मीटिंग। ये सारे के सारे डिस्प्यूट्स जो थे ये मीटिंग्स के जरिए सुलझा लिए गए थे। तो आसियान कम्युनिटी जो थी, आसियान जो संस्था बनाई गई थी वो यही थी कि भाई अपने एरिया में एक तो पीस को बना सके और दूसरा क्या कि वो कोई भी सोशल कल्चरल जितने भी डेवलपमेंट होती हैं उनको आगे बढ़ा सके, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ा सके और अपनी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे जिससे वो अपनी गुड्स वगैरह है उसको अच्छे से प्रोड्यूस कर सके। यानी कि अपने मेंबर कंट्रीज के
हर तरह के डेवलपमेंट के लिए आसियान जो है वो प्रयासरत है, अपना काम करता है। और कोई भी कम्युनिटी जो बनाई जाती है वो सारी की सारी अपनी मेंबर कंट्रीज के हर तरह की डेवलपमेंट के लिए प्रयास करती है। तो इस लेसन के कुछ मेन पॉइंट्स और रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।